दोस्तों, आज हम देखेंगे कि राहुल गांधी के घोषणा पत्र यानी न्याय पत्र में क्या है। क्या इसमें हिंदुओं के जायदाद में मुसलमानों को हिस्सा दिया जाएगा, क्या इसमें लिखा है? आज हम वही जानने के लिए यह पूरा न्याय पत्र पढ़ेंगे कि क्या क्या राहुल गांधी जी के न्याय पत्र में क्या क्या लिखा गया है। चलो शुरू करते हैं। देखो पहले क्या लिखा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस न्याय पत्र 2024 का। ये दोस्तों 2024 का न्याय पत्र है राहुल गांधी जी का। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। न्याय के संकल्प में राहुल गांधी जी क्या लिखते हैं। अपनी 138 साल की यात्रा के हर चरण में भारतीय कांग्रेस देश के सभी लोगों की समस्याओं, विकास, आकांक्षाओं और आशाओं एवं उम्मीदों के साथ खड़ी रही है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमारा सबसे प्रमुख उद्देश्य आज़ादी हासिल करना था। तब कांग्रेस महात्मा गांधी और कई अन्य महान नेताओं की बुद्धिमत्ता और बलिदान से निर्देशित थी। आज़ादी के बाद से कांग्रेस का धर्म सिद्धांत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उस समय के अन्य प्रबुद्ध लोगों द्वारा तैयार किया गया भारत का संविधान है। ये पार्टी मेरे दोस्तों भारत के आज़ादी के वक्त का है। क्योंकि उस वक्त का ये पार्टी है मेरे दोस्तों जिन्होंने आज़ादी में हिस्सा लिया था। हम देखते हैं कांग्रेस दोहराती है कि भारत का संविधान हमेशा हमारे साथ रहेगा और हमारा एकमात्र मार्गदर्शक रहेगा। स्वतंत्रता मिलने के बाद कांग्रेस की आशा और उम्मीद की किरण रही है। हमारी नीतियों ने मुख्य रूप से कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में तेजी से औद्योगिकरण और को प्रोत्साहित किया। भारत को एक अकालग्रस्त देश से दुनिया भर के देशों खाद्यान्न निर्यात करने वाले देश के रूप में बदला। एक वैश्विक सॉफ्टवेयर शक्ति केंद्र पावर हाउस के रूप में भारत के उदय के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी नींव तैयार की और अनुसंधान एवं उच्च शिक्षा में उच्च श्रेणी के संस्थान बनाए, जिनसे निकले स्नातकों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में देखा जाता है। एक तरफ उदारीकरण और सुधारों के कारण लगातार कांग्रेस सरकारों द्वारा आर्थिक विकास में तेजी लाई गई, वहीं दूसरी तरफ हमारे समाज कल्याणकारी नीतियों ने यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक नागरिक भारत के विकास की कहानी से हिस्सेदार हों। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए द्वारा तैयार किए गए समाज कल्याणकारी कार्यक्रम जैसे मनरेगा और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट 2008, वैश्विक आर्थिक मंदी 2013, नोटबंदी 2016 और कोविड-19 2019 से 20 जैसे झटकों से उभरने में सक्षम बनाया है। पाँच वर्ष पहले लोकसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस ने 54 पन्नों का घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में के रिकॉर्ड के आधार पर कांग्रेस ने लोगों को देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था की अनिश्चित स्थिति और भाजपा एनडीए सरकार को फिर से चुनने के खतरे के बारे में आगाह किया गया। अफसोस की बात है कि देश की स्थिति के बारे में हमारा आकलन सही साबित हुआ है। पिछले 5 वर्षों में यह संकट और गहरे हो गए हैं। कांग्रेस ने अपने 2019 के घोषणा पत्र में जो वादे और आश्वासन दिए थे वे आज भी वैध हैं और कहीं
अधिक प्रासंगिक है। इसलिए कांग्रेस अपने 2019 के घोषणा पत्र में कही गई बातों को दोहराने से शुरुआत करती है और आपसे उस घोषणा पत्र की बातें इस घोषणा पत्र के हिस्से के रूप में पढ़ने का आग्रह करते हैं। कांग्रेस पहले दी गई चेतावनी को दोहराती है। कांग्रेस ने कहा था, युवाओं की नौकरियां चली गई हैं। आज बेरोजगारी दर 8% है और स्नातकों ग्रेजुएट के बीच बेरोजगारी 10% से अधिक है, अरे 40% से अधिक है। कांग्रेस ने कहा था, किसान आशा और विश्वास को खो चुके हैं। 2021 में किसानों को 3 काले कृषि कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए 16 महीने तक सड़कों पर उतरना पड़ा था। वे कानून किसानों को व्यावसायिक कॉरपोरेट घरानों का गुलाम बना देते। किसान आज भी फिर से सड़कों पर हैं। कांग्रेस ने कहा था, व्यापारियों का व्यापार चौपट हो गया। जीएसटी ने लाखों व्यापारियों से अत्यधिक टैक्स लूटा है और मुक्त व्यापार फ्री ट्रेड को बाधित कर दिया है। कांग्रेस ने कहा था, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों ने अपना विश्वास खो दिया है। लाखों सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम बंद हो चुके हैं और अब नौकरियां पैदा करने में सक्षम नहीं हैं। मतलब कि जो छोटी मोटी कंपनियां सब बंद हो चुकी हैं जो नौकरी के लिए अच्छी थी। कांग्रेस ने कहा था, महिलाओं में सुरक्षा की भावना खत्म हो गई। आप देख रहे हैं मणिपुर और सी रोज अनेक अनेक खबरें आ रही, लेकिन हमारे पास न्यूज़ चैनल से खबर नहीं आ रही। वर्ष 2024 से 2022 के बीच महिलाओं के खिलाफ अपराध 31% बढ़ गई है। कांग्रेस ने कहा था, वंचित समुदाय अपने आर्थिक अधिकार को खो चुके हैं। सरकार के विभिन्न विभागों में एवं अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों में उपक्रमों में खाली पड़े पदों के कारण अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग समुदाय के लोग नौकरियां से वंचित हैं। आदिवासियों को उनके वन अधिकारों से वंचित रखा गया है। आप जानते हैं। कांग्रेस ने कहा था, सरकारी संस्थानों की स्वतंत्रता खत्म हो गई है। संवैधानिक निकायों सहित प्रत्येक संस्था का कमजोर कर दिया गया है और कुछ मामलों में सरकार के अधीन बनने के लिए मजबूर किया गया है। हमारी सबसे बड़ी चिंता डर, धमकी और नफरत का मौजूदा माहौल है। आप देख रहे हैं इस मौजूदा माहौल में किस तरह से हिंदू मुस्लिम हो रहा है। पिछले 5 वर्षों से हर वर्ग के लोग भय में जी रहे हैं। लोगों को डराने धमकाने के लिए कानूनों और जांच एजेंसियों को हथियार बनाया गया है और अपनी कथनी व करनी के माध्यम से भाजपा और सहयोगी विभिन्न धार्मिक, भाषा और जाति समूहों के लोगों के बीच नफरत फैलाई है। आप देख सकते हो जिन खतरों के प्रति पहले हमने आगाह किया था वो आज एक कड़वी वास्तविकता बन गए हैं। अर्थव्यवस्था संकट में इस दावे के बावजूद कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है, हमारी विकास दर वर्ष 2004 से 2024 की यूपीए अवधि के दौरान 6.79% के औसत से गिरकर अब वर्ष 2014 से के दौरान 5.9% हो गई है। अर्थव्यवस्था को दोगुना करने के लिए के लक्ष्य जिसे यूपीए ने हासिल किया था के विपरीत वास्तविक रूप में भारत की जीडीपी वर्ष 2013 से 2014 में
100 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2023-24 एवं 173 लाख करोड़ रुपए हो जाएंगी, जो लक्ष्य से बहुत कम है। विकास दर में गिरावट का लोगों पर, खासकर गरीब और मध्य वर्ग के लोगों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसका असर प्रति व्यक्ति आय, वस्तुओं, सेवाओं की खपत और जीवन स्तर पर पड़ा। घरेलू शुद्ध संपत्ति में गिरावट आई है, घरेलू देनदारियां बढ़ी है और परिवार अधिक कर्ज में डूबे हैं। अमीरों और गरीबों व मध्यम वर्ग के बीच असमानता तेजी से बढ़ रही है, जिससे समानता, समता और सामाजिक एवं आर्थिक न्याय के लक्ष्यों को गहरा झटका लगा है। थॉमस पिकेटी सहित प्रमुख वैश्विक अर्थशास्त्रियों की भारत में आय और धन असमानता 1920 से 2023 अरबपति राज्य का उदय शीर्षक वाली एक रिपोर्ट से पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तहत भारत ब्रिटिश राज की तुलना में अधिक असमान है। भारत के शीर्ष 1% द्वारा अर्जित राष्ट्रीय आय का हिस्सा आज अपने उच्चतम ऐतिहासिक स्तर पर है और विश्व स्तर पर सबसे अधिक है। असमानता में वृद्धि विशेष रूप से 2014 और 2023 के बीच देखी गई है। मनरेगा के तहत पंजीकृत एवं सक्रिय श्रमिकों की संख्या और 80 करोड़ लोगों की मुफ्त अनाज 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह पर निर्भरता व्यापक गरीबों के निश्चित संकेतक हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर 125 देशों में भारत का स्थान 111वां है। सोच लो किस तरह देश को बर्बाद किया जा रहा है। आज सबसे गंभीर खतरा यह है कि भारत अब वास्तव में स्वतंत्र और लोकतांत्रिक गणराज्य नहीं रह पाएगा। भारत में लोकतंत्र खोखला होता जा रहा है और देश तेजी से एक व्यक्ति, एक दलीय तानाशाही बनने की ओर बढ़ रहा है। संघीय ढांचे पर हमला हो रहा है और केंद्र सरकार अधिकांश केंद्रीय राजस्व को अपने अधिकार में ले रही है। उन विषयों पर कानून पारित कर रही है जो अब तक राज्य सरकारों पर छोड़े गए थे और अपनी वित्तीय और कार्यकारी शक्तियों का उपयोग कर राज्यों का दर्जा नगर पालिकों के समान करती जा रही है। गैर भाजपा शासित राज्यों के राज्यपाल को राज्यों की निर्वाचित सरकारों के कामकाज को ठप करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और भाजपा नेताओं को भाजपा की इच्छा के आगे झुकने के लिए मजबूर करने के लिए और उनके खिलाफ झूठे मामले थोपने के लिए कानून और जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाता है। मीडिया को पुरस्कृत या भयभीत करके सरकार के प्रचार का माध्यम बनाया जा रहा है। अपने आप से 2 प्रश्न पूछे। क्या आज, मतलब राहुल गांधी जी पूरे देशवासियों से बोल रहे हैं, क्या आज आप जीवन 2024 की तुलना में बेहतर है? अगर कोई भी नहीं कह सकता कि मेरा जीवन 2014 की तुलना में आज बेहतर है। क्या आप मन भयमुक्त हैं जैसा कि श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने कल्पना की थी? नहीं। आपके सामने जो विकल्प 2019 में थे वे आज भी मान्य हैं। विकल्प कांग्रेस या बीजेपी नहीं बल्कि उससे अधिक है। आपके चुनना है लोकतांत्रिक सरकार या सत्तावादी शासन के बीच, स्वतंत्र या भय के बीच, सभी के लिए समृद्ध या लोगों के लिए धन के बीच, न्याय या अन्याय के बीच। वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव एक दलीय तानाशाही पर लोकतंत्र, भय पर स्वतंत्र, कुछ लोगों की समृद्धि पर सभी के लिए आर्थिक विकास और अन्याय पर न्याय को चुनने का अवसर प्रदान करेगा। कांग्रेस आपसे अपील करती है कि आप धर्म, भाषा और जाति से परे देखें, समझदारी से चुनाव करें और एक लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करें जो भारत के सभी लोगों के लिए काम करेगी। हम आपसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को वोट देने की
अपील करते हैं। हिस्सेदारी न्याय, सामाजिक न्याय। कांग्रेस पार्टी पिछले 7 दशकों में से समाज के पिछड़े, वंचित, पीड़ित, शोषित वर्गों एवं जातियों के हक और अधिकार के लिए सबसे अधिक मुखरता के साथ आवाज़ उठाती रही है। कांग्रेस लगातार उनकी प्रगति के लिए प्रयास करती रही है, लेकिन जाति के आधार पर होने वाला भेदभाव आज भी हमारे समाज की हकीकत है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग देश की आबादी लगभग 70% है, लेकिन अच्छी नौकरियां, अच्छे व्यवसायों और ऊंचे पदों पर उनकी भागीदारी काफ़ी कम है। किसी भी आधुनिक समाज में जन्म के आधार पर इस तरह की असमानता, भेदभाव और अवसर की कमी बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक असमानताओं की इस खाई को निम्न कार्यक्रमों के माध्यम से पाटेगी। अब देख ली, अब आ गया नया पर क्या क्या इसमें लिखा गया। नंबर 1, कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आर्थिक, सामाजिक, जाति जनगणना करवाएगी। समझ में? इसके माध्यम से कांग्रेस जातियों, उपजातियों और उनकी आर्थिक, सामाजिक स्थिति का पता लगाएगी। जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस उनकी स्थिति में सुधार के लिए सकारात्मक कदम उठाएगी। अब यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, इसमें भी कुछ नहीं लिखा है कि दूसरों की संपत्ति को मुसलमानों को दिया जाएगा। कांग्रेस क्या लिखा है? कांग्रेस राष्ट्रवादी आर्थिक, सामाजिक, जाति जनगणना करवाएगी। इसके माध्यम से कांग्रेस जातियों में, उपजातियों और उनकी आर्थिक, सामाजिक स्थिति देखकर जनगणना के आंकड़े के हिसाब से उनको सुधार करेगी, कदम उठाएगी। कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं गरीब, सामान्य वर्ग को मिलने वाले आरक्षण पर 50% का कैप हटाएगी। तीसरा, कांग्रेस शिक्षा एवं नौकरियां में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाले 10% आरक्षण को बिना किसी भेदभाव के सभी जाति और समुदाय के लिए लोगों के लिए लागू कराएगी। सोच लो कितना फायदा होगा। कांग्रेस अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सभी रिक्त पदों को 1 साल को भीतर भरेगी। कांग्रेस, पांचवा क्या, कांग्रेस सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में संविदा भर्तियों की जगह नियमित भर्तियां करेगी और अभी जो संविदा कमी है उनका नियमितीकरण करेगी। छठा क्या, कांग्रेस घर बनाने के लिए और व्यवसाय शुरू करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को मिलने वाले लोन की सीमा को बढ़ाएगी। कांग्रेस भूमिहीनों को जमीन वितरित करेगी। कांग्रेस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों से आने वाले ठेकेदारों को सार्वजनिक कार्यों के अनुबंध अधिक मिले इसके लिए सार्वजनिक खरीद नीति का दायरा बढ़ाएगी। कांग्रेस अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग समुदाय के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति को दोगुना करेगी। विशेष रूप से उच्च शिक्षा के लिए कांग्रेस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के छात्रों को विदेशों में पढ़ने में मदद करेगी। PhD छात्रवृत्ति की संख्या दोगुनी की जाएगी। कांग्रेस गरीब छात्रों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदाय के छात्रों के लिए आवासीय विद्यालयों का हर ब्लॉक तक विस्तार करेगी। अब देख लो, इसमें जो 10 पूरे हैं रूल, मतलब 10 नियम, 10 चीज़ करेगी सरकार
राहुल गांधी जी की। तो इसमें कहीं भी मुसलमानों का मतलब मुसलमानों को ज़मीन देने, सोना देने का जिक्र नहीं है। मोदी जी सब झूठ बोलते हैं। अभी 11 पढ़ो। कांग्रेस सामाजिक न्याय का संदेश फैलाने के लिए समाज सुधारक की जीवनी और उनके कार्यों विद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल करेगी। 12 कांग्रेस पढ़ाई और चर्चा परिचर्चा को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में अंबेडकर भवन सह पुस्तकालय स्थापित करेगी, मतलब लाइब्रेरी खोलेगी। कांग्रेस अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के छात्रों को निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 के संदर्भ में एक कानून बनाएगी। कांग्रेस वार्षिक बजट के अंतर्गत अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना के लिए संसाधनों के आवंटन को अधिकृत करने और योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक कानून पारित करेगी। कांग्रेस मैला उठाने की कुप्रथा को खत्म करेगी। सभी मैला उठाने वालों को किसी दूसरे कार्य के लिए कुशल बनाया जाएगा और उन्हें नौकरी प्रदान की जाएगी। उनके लिए सम्मानित एवं सुरक्षित जीवन सुनिश्चित किया जाएगा। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिबोध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 को सख्ती से लागू किया जाएगा और हाथ से मैला उठाने के काम पर रखने वाले व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। साथ ही मैला उठाने वाले के दौरान अपनी जान गंवाने वाले सफाई कर्मचारियों के परिवारों को 30 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। कांग्रेस सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई करने वाली मशीनों को खरीदने के पर्याप्त संसाधन आवंटित करेगी, जिससे मानव अपशिष्टों को हटाया जा सके। सभी सफाई कर्मचारियों के लिए मुफ्त बीमा सुनिश्चित किया जाएगा। 16 में क्या लिखा है? कांग्रेस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1979 को सख्ती के साथ लागू करेगी। प्रत्येक राज्य की राजधानी में एक हेल्पलाइन स्थापित की जाएगी। ऐसे अत्याचारों के पीड़ितों को कानूनी सहायता उपलब्ध की जाएगी। कांग्रेस सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उन सभी बसाहतों को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने के लिए प्रतिबद्ध है जहां अनुसूचित जनजाति के लोग बहुसंख्यक हैं, लेकिन वर्तमान समय में वो अधिसूचित क्षेत्र से बाहर हैं। कांग्रेस वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करेगी। इसके लिए विशेष बजट योजना और विभाग की स्थापना की जाएगी। कांग्रेस 1 वर्ष के भीतर सभी लंबित वन अधिकार दावों को निपटान सुनिश्चित करेगी और 6 महीने के भीतर सभी अस्वीकृत दावों की समीक्षा के लिए एक प्रक्रिया बनाएगी। जिसमें में क्या लिखा है? कांग्रेस ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि ग्राम सरकार और स्वायत्त जिला सरकार की स्थापना के लिए राज्य पेशा अधिनियम के अनुरूप कानून बनाए। 21 में क्या लिखा है कि कांग्रेस शैक्षणिक संस्थानों में वंचित समुदायों के छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए रोहित वेमिला अधिनियम लागू करेगी। कांग्रेस रेनको आएगा की सिफारिश को लागू करेगी और विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगी। कांग्रेस एक विविधता आयोग की स्थापना करेगी और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में रोजगार और शिक्षा के संबंध में
विविधता की स्थिति का आंकलन करेगी। अभी देखते हैं किस तरह अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक धार्मिक बहुलता भारत की विविध इतिहास को दर्शाता है। इतिहास को बदलना नहीं जा सकता। भारत में रहने वाले सभी लोग भारत में पैदा हुए, सभी बच्चे समान रूप से मानव अधिकारों के हकदार हैं, जिसमें कि अपने धर्म का पालन करने का अधिकार भी शामिल है। बहुलतावाद और विविधता भारत की प्रकृति के मूल में है और हमारे संविधान की प्रस्तावना में निहित है। भारत के इतिहास और लोकतांत्रिक परंपराओं को समझते हुए कांग्रेस का मानना है कि तानाशाही या बहुसंख्यकवाद के लिए देश में कोई जगह नहीं है। भाषीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत के किसी अन्य नागरिक की तरह ही मानव और नागरिक अधिकार प्राप्त हैं। कांग्रेस भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बनाए रखने और उनकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। और फिर जो होगा नंबर 1 में क्या लिखता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 25, 28, 29 और 30 के तहत अल्पसंख्यकों को मिलने वाले मौलिक अधिकारों का आदर करेगी और उनके बरकरार रखेगी। दूसरा, कांग्रेस भारत के संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 29, 30 के तहत भाषा की दृष्टि से अल्पसंख्यकों को मिलने वाले मौलिक अधिकारों का आदर करेगी और उन्हें बरकरार रखेगी। कांग्रेस अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों और युवाओं के शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, सेवाओं, खेल, कला और अन्य क्षेत्रों में बढ़ते अवसरों का पूरी तरह से लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित और सहायता देगी। कांग्रेस विदेश में अध्ययन के लिए मौलाना आज़ाद छात्रवृत्ति को फिर से लागू करेगी और छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाएगी। अल्पसंख्यक अपने मानवीय और नागरिक अधिकारों का इस्तेमाल कर सके इसके लिए उनका आर्थिक सशक्तिकरण आवश्यक है। कांग्रेस आसान ऋण प्रदान करने की नीति बनाएगी। कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सरकारी नौकरी, लोक निर्माण, अनुबंध कौशल विकास, खेल और संस्कृति गतिविधियों में बिना किसी भेदभाव के उचित अवसर मिले। कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक नागरिक की तरह अल्पसंख्यकों को भी पोशाक, खान पान, भाषा और व्यक्तिगत कानूनों की स्वतंत्रता हो। कांग्रेस व्यक्तिगत कानूनों में सुधार को बढ़ावा देगी। यह सुधार संबंधित समुदायों की भागीदारी और सहमति से किए जाएंगे। कांग्रेस संविधान की 8वीं अनुसूची में अधिक भाषाओं को शामिल करने की लंबे समय से चली आ रही है मांग को पूरा करने का वादा करती है। वरिष्ठ नागरिक, विकलांग व्यक्ति और LGBTQ, अब इनके लिए क्या है, वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए पेंशन में केंद्र सरकार का योगदान महज 200-500 रुपये प्रति माह है। कांग्रेस पेंशन की इसी तरह को बढ़ाकर न्यूनतम 1000 रुपये प्रति माह करेगी। कांग्रेस वरिष्ठ नागरिकों को आसानी से कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाएगी। विशेष रूप से उपेक्षा, दुर्व्यवहार, परित्याग, बेदखली और वित्तीय धोखाधड़ी संबंधित मामलों में कांग्रेस माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की समीक्षा करेगी। साथ ही इसकी कमियों को दूर करते हुए इसे प्रभावी ढंग से लागू करेगी। 4. कांग्रेस वरिष्ठ नागरिकों के लिए सार्वजनिक परिवहन, रेल और सड़क में यात्रा छूट दोबारा लागू करेगी। 5. कांग्रेस विकलांगता, क्षति या यौन रुझान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 का विस्तार करेगी। 6. कांग्रेस ब्रेल लिपि और सांकेतिक भाषा को भाषा के रूप में मान्यता देगी। कांग्रेस विशेष आवश्यकता वाले और दिव्यांग बच्चों को गुणवत्तापूर्ण
शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष शिक्षा हेतु राष्ट्रीय अनुसंधान और उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार द्वारा लागू किए गए अधिनियम के तर्ज पर कांग्रेस देश भर में स्थानीय सरकारी निकायों में दिव्यांग व्यक्तियों को अनिवार्य प्रतिनिधित्व देगी। कांग्रेस दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 को सख्ती से लागू करेगी। कांग्रेस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से देश भर में दिव्यांग जनों के लिए सहायता एवं देखभाल केंद्र स्थापित करने के लिए एक योजना लागू करेगी। कांग्रेस विस्तृत परामर्श के बाद ऐसा कानून लाएगी जो LGBTQI+ समुदाय के नागरिक भागीदारी सिविल यूनियन को कानूनी रूप से मान्यता देगी। स्वास्थ्य। अब आज इस एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में आगे बढ़ेंगे, स्वास्थ्य के ऊपर बताएंगे मेरे दोस्तों।